देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। दुनिया भर के बाजारों में मचे कोहराम से कल भारतीय बाजारों में दिखी जबरदस्त गिरावट। आज थोड़ी सी स्टेबिलिटी के संकेत जरूर है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या रिकवरी हो पाएगी और यदि होगी तो फिर उसमें क्या करें आप? उछाल में बिकवाली या फिर गिरावट में खरीदारी का है मौका? बाजार के लिए क्या है लेवल्स अहम और कैसे करें ट्रेड आप? इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावर। जैसे अनिल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी बिकवाली का दबाव, ग्रीस के बाद चाइना का कहर ग्लोबल मार्केट्स पर हावी पड़ा और कल की सत्र भी आप देखिए लगभग 150 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में निफ्टी में देखा गया। सेंसेक्स तो लगभग 500 पॉइंट टूटा और चौतरफा बिकवाली का दबाव था। अनिल, लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ग्रीस की चिंता बढ़ी है, अब जाहिर तौर पर चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बिल्कुल, और ग्रीस की दिक्कतों को बाजार काफी हद तक डाइजेस्ट कर चुके थे और शायद एक्चुअली फर्क ये था हर्षिता कि ग्रीस का संकट पता था बाजारों को कि इस तरह से आने वाला है। चाइना को लेकर बाजार ने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था कि चीन के बाजार इतना गिर भी सकते हैं और इतना गिरने के बाद दुनिया भर के दूसरे बाजारों पर असर डाल भी सकते हैं, और उस लिहाज से बाजारों का रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर आता हुआ दिखा। दूसरी बात एक और जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि चीन के बाजार में जब करेक्शन की शुरुआत हुई हम काफी अहम लेवल पर थे, 8,500 के आसपास, और उस लेवल को लेकर मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी थोड़े कॉन्फिडेंट थे। भले हम पिछले 2 सेशन से 8,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि एक बार नीचे की डिप मिलेगी। दूसरी बात है कि डोमेस्टिक फंड्स ने अपनी खरीदारी के थोड़े सा हाथ खींचे थे, तो कहीं कहीं 8,500 के ऊपर टिक पाने के लिए मुश्किल तो दिख ही रही थी, और ऐसे में एक नेगेटिव ट्रिगर की जो जरूरत थी वो बाजारों में आता हुआ दिखा। एक अच्छी बात यह भी कि 12-13 ट्रेडिंग सेशन के एक अच्छे रनअप के बाद जिस करेक्शन की बाजारों को जरूरत थी वो जाहिर सी बात है कि न्यूज फ्लो से आना था, और वो न्यूज फ्लो चाइना से आता हुआ दिखा है। लेकिन जब चाइना के बाजार स्टेबल होते दिखेंगे और ग्रीस से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं, तो फिर एक बात साफ है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं उसका भारतीय बाजारों के पॉजिटिव असर जरूर आता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है एक नई जर्क रिएक्शन सेंटीमेंट के लिहाज से जो कल बनना था वो होता हुआ दिखा है, और अब बाजारों में शायद थोड़ा सा सेंस लौटता हुआ दिखे। होपफुली सेंस लौटता हुआ दिखाई दे। एसजीएक्स निफ्टी की ओर से संकेत वैसे तो दिख नहीं रहे हैं, हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स में सुबह सवेरे काफी वॉलेटिलिटी। आशीष, बहुत ज्यादा, लेकिन लो लेवल से एक रिकवरी है। जहां तक अमेरिकन मार्केट्स की कल बात, ध्यान रखें 1.5% या उससे ज्यादा के दबाव के साथ वहां के मार्केट्स कामकाज कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली S&P और डाउ दोनों अपने 200 दिन के जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके नीचे कल स्लिप हुए, तो टेक्निकली कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। फॉर द ईयर नेट अब अमेरिकन मार्केट्स डाउ और S&P दोनों ही लाल निशान के साथ आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। दिक्कत क्या थी? वो जो ग्रीस की इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी भी कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, तो उसका प्रेशर था, लेकिन ज्यादा जिसने कल एशिया पे दबाव बनाया था वो था चाइना, और वही अमेरिका में भी सेंटिमेंट्स पे हावी होता हुआ नजर आया। जिस तरह से चाइना में सेल ऑफ आया था उसी का प्रेशर हमने अमेरिकन मार्केट्स में आता हुआ देखा। कल इंटरेस्टिंगली अमेरिका में एक बात बता दूं आपको, NYSE में ट्रेड के दौरान 3.5-4 घंटे के आसपास का ट्रेडिंग हॉल्ट हुआ। हालांकि कहा जा रहा है टेक्निकल ग्लिचेस थी, क्योंकि NYSE की बाकी स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ शायद जो कनेक्शंस थे वो स्नैप हो गए थे। हालांकि उस पर डिटेल्स नहीं है, लेकिन कल FOMC की मिनट जो हुए थे, लास्ट मीटिंग जो हुई थी लास्ट, उसके मिनट्स आने थे, उस मिनट्स आ गए हैं। जो तमाम पॉलिसी मेकर्स हैं वो चीन और ग्रीस को लेकर कंसर्न थे, और मोटा मोटी ये लग रहा है पॉलिसी मेकर्स की उस मिनट्स को पढ़कर कि शायद अभी भी एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है ब्याज दरें बढ़ाने के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग मान रहे हैं उस मिनट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कल जैनेट येलेन की एक स्पीच है अमेरिका में दिन के दौरान, उस पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरह से ग्रीस और चाइना में बदलाव हुए हैं, जिस तरह से सिचुएशंस बदली हैं, उस पर ज्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव कल उस स्पीच से मिलेगा। यूरोप के मार्केट्स में हमने देखा वो संभलते हुए नजर आया, लोअर लेवल से एक रिकवरी थी और आधे से 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ वो मार्केट ट्रेड कर रहे थे। इनफैक्ट जो ग्रीस से सबसे ज्यादा कंटेजन का जिस मार्केट को डर था वो था इटली का, वहां पे भी हमने देखा 2.5% से ज्यादा की मजबूती थी। और पॉजिटिव संकेत इसीलिए क्योंकि कल हमारे बाजार के दौरान ही आपको याद होगा ग्रीस के प्रधानमंत्री सिप्रास साहब का एक यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में उन्होंने स्पीच दी थी, प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि कुछ हार्ड स्टेप्स लेगा ग्रीस, रिफॉर्म्स के फ्रंट पे मूव करेंगे, कॉन्क्रीट प्रपोजल जो है अगले 2 से 3 दिनों में देंगे। बाजार उस स्पीच को लेकर, उस आउटकम को लेकर या फिर इस होप पे एक्साइटेड हुआ है, तो वहां के मार्केट्स हमारे निशान पे कामकाज था। एशिया में कल का नेगेटिव इंपैक्ट आज भी विजिबल था, शुरुआती ट्रेड्स में कमजोरी थी, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा लो लेवल से एक रिकवरी कई सारे मार्केट्स में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हैंगसेंग जो कल तगड़ा प्रेशर दिखा रहा था शंघाई के सेल ऑफ के बाद, आज वहां पे ऑलमोस्ट 2.5-3% के आसपास की रिकवरी। और एसजीएक्स निफ्टी लाल और हरे निशान के बीच में लगातार सुबह से कामकाज करता हुआ इस समय
हल्के लाल निशान से शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। शुक्रिया आशीष। और लास्ट मैंने देखा था शंघाई 3% नीचे था, उसके बाद तो आप देखिए उतनी ही बढ़त देखने को मिल रही है। अरे लेकिन सवाल यह है कि इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें, शंघाई में जिस तरह का क्रैकडाउन आया, जिस तरह से मेटल्स टूटे, कमोडिटीज टूटे, उसका असर भारत में दिखा है। क्या फायदा होगा अगर चाइना का मार्केट और कमजोर रहता है, या फिर यही रुझान लेकर चलता है, उसको हम पॉजिटिवली देखेंगे या फिर उसके नेगेटिव्स पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे? पहले बात तो यह हर्षदा की जो शंघाई के बाजार हैं हर रोज 5% प्लस का उतार चढ़ाव दिखाने की जो उनकी एक ट्रेंड है वो आज भी बरकरार रखी है। सुबह सुबह उतना भारी भरकम उतार चढ़ाव होता दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि चीन के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए अब भी बहुत आसान वक्त है नहीं। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों पर असर का सवाल है जो कि चीन की वजह से होता दिख रहा है, यहां पर दो बातें हैं जिस पर ध्यान रखनी होगी। पहला तो यह कि बाजारों का रिएक्शन डे टू डे बेसिस पर हमें झेलना है, और वो हम कल देख चुके हैं कि किस तरह से चीन के बाजारों में तेज गिरावट का असर पड़ता हुआ दिखाई। और हम लगातार ये कह भी रहते हैं कि चीन का कमजोर होना हमारे लिए अच्छा है, लेकिन चीन के बाजारों को तेजी से टूटना दुनिया भर के बाजारों के लिए अच्छा नहीं है। अब दूसरी बात, जो कमोडिटीज में कल तेजी से गिरावट हुई है, चीन के इक्विटी मार्केट्स में गिरावट होने का क्या चीन के इकोनॉमिक ग्रोथ पर धीमापन पड़ने का खतरा बढ़ाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद दुनिया भर के अर्थशास्त्री और बाजार के एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इक्विटी मार्केट का रिएक्शन अपनी जगह है, जो कि वहां के रेगुलेटर्स की वजह से होता दिख रहा है। जो वहां पर जो यूफोरिया बना हुआ है, बबल बना हुआ है, उसे खत्म करने के लिए वहां के रेगुलेटर्स जो कर्ब लगा रहे हैं, जो रोक लगा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का चाइना के मार्केट में ना आए, जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो बेच कर न निकल जाएं, उसके लिए आर्टिफिशियल जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी वजह से ये रिएक्शन है। लेकिन क्या डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट चीन की ग्रोथ पर और चीन की डिमांड पर पड़ने वाला है, ये अभी असेस होना बाकी है। तो अगर चीन की ग्रोथ और डिमांड पर एक लिमिटेड असर पड़े या ना पड़े, तब तो शायद दुनिया भर के बाजारों के लिए या इकोनॉमी के लिए दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर पड़े तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन उस दिक्कत में भी भारतीय बाजारों के लिए कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये कि गिरे हुए कमोडिटीज के दाम और साथ ही कच्चे तेल के दाम हमारे लिए साफ तौर पर यह बताते हैं कि हमारे लिए इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखेगी। इस वक्त एक बात तो तय है, जिस तरह के हालात में चीन है उसको देखते हुए कमोडिटीज के दाम बढ़ने वाले नहीं है, कोई बड़ी उछाल आने वाली नहीं है, और ये एक अच्छा सिनेरियो है भारतीय बाजारों के लिए। तो शॉर्ट टर्म में जब भी इस तरह के रिएक्शन आएंगे, अगर भारतीय बाजारों के हमारे अपने ट्रिगर्स पॉजिटिव रहे, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त मानसून का होगा, अगर मानसून हमारे लिए प्रोग्रेस प्रॉपर करता हुआ दिखे और इस तरह की कमोडिटीज के दाम नीचे दिखे, तो फिर भारतीय बाजार किसी भी वक्त तुरंत उछाल आपको दिखाते हुए नजर आएंगे। तो इन ग्लोबल इवेंट्स के चलते, चाहे वो चीन के हों या फिर ग्रीस के हों, आपके लिए बाजारों में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि किन लेवल्स पर और कब खरीदारी करनी है, और उसके लिए आपको बाजार में अलर्ट रहना होगा, न्यूज फ्लो के लिहाज से भी और लेवल्स के लिहाज से भी। तो जैसे ही ये संकट खत्म होने के आसार आपको दिखेंगे, बाजार फिर से तेजी से उछलते हुए दिखेंगे। तो इस तरह के नीजर रिएक्शन में, ग्लोबल मार्केट्स की खबरों के बीच में बहुत ज्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा होपफुली और स्ट्रेस नहीं लेंगे हमारे निवेशक, लेकिन कल वो दिखा है स्क्रीन पर स्ट्रेस, जहां पर सेंसेक्स निफ्टी में बिकवाली देखी गई, मिड कैप्स भी पिटे, और एफआईआईज की ओर से देखिए जो आंकड़े आने लाए हैं 350 करोड़ की बिकवाली, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी साथ नहीं दिया, उन्होंने भी पोजीशंस हल्की की हैं। अब इस डेटा में क्लियरली सिग्नल्स फिर से हैं कि लोग कॉशियस हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी मौके का फायदा उठा रहे हैं और पोजीशंस हल्की कर रहे हैं। हर्षदा, इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है कि जो स्ट्रेस और चिंता जो दिख रही है कल के मार्केट में, वो बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से दिख रही है, ट्रेडर्स की तरफ से नहीं है। ये सरप्राइजिंग है, लेकिन बाजार का बिहेवियर ऐसा ही है। अब आप देखिए, बड़े दिनों बाद ऐसा दिखा है आंकड़ा कि जहां डोमेस्टिक फंड्स और एफआईआईज दोनों एक ही दिन बिकवाली का आंकड़ा दिखा है। 350 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा कल के फॉल के हिसाब से आप कहेंगे कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बिकवाली है और वो कुछ हद तक फंड्स का रुझान दिखाता है। लेकिन असली जो दिक्कत वाली आंकड़े हैं एफआईआईज की तरफ से, वो स्टॉक फ्यूचर्स के 900 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की दमदार बिकवाली थोड़ी सी चिंता की बात है। और वो चिंता की बात उन ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी पोजीशंस बनाकर रखे हैं, और खासतौर से वहां जहां एफआईआईज का एक्शन ज्यादा होता है, यानी कि दिग्गज शेयरों में। तो दिग्गज शेयरों में आपको स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा सावधान रहना है। तो एक तरह से डायरेक्शनल कॉल के तौर पर आप देखें तो लगभग 1700-1800 करोड़ की बिकवाली होती दिखी है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी बिकवाली हुई है, लेकिन वहां पर कुछ हद तक लॉन्ग पोजीशन भी कम होती हुई दिखी है और कुछ हद तक शॉर्ट पोजीशन भी बनती हुई दिखी है। तो एक बात साफ है कि बड़े इन्वेस्टर्स इस लेवल पर थोड़े से वेट एंड वॉच वाले मूड में इंतजार कर रहे हैं, नई खरीदारी नहीं करना चाहते हैं, अपने शॉर्ट को कवर करने के पहले इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी शॉर्ट भी बना रहे हैं। तो अगर आज के सेशन में शुरुआत करने के लिए अगर मुझे भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव कोई ढूंढना है, तो वो नेगेटिव एकमात्र कि इंस्टीट्यूशनल डेटा कल के बेहद नेगेटिव, बेहद खराब दिख रहे हैं।
अब एकमात्र डेटा जो खरीदारी का दिख रहा है वो है 1060 करोड़ के ऑप्शंस का, लेकिन ऑप्शंस में भी अगर आप देखें तो खरीदारी काफी हद तक हेजिंग के लिहाज से होती हुई दिखी है, तो कोई आंकड़े अच्छे नहीं है। अब ये अलग बात है कि ट्रेडर्स की पोजीशन अलग बनती हुई दिख रही है, अलग तरीके से बनती हुई दिख रही है, और बाजार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में रस्साकशी के मूड में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म के तौर पर बाजार को अप्रोच कर रहे हैं, इन्वेस्टर शायद थोड़े से लॉन्गर टर्म के लिहाज से। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि कल के सेशन में भले ही बड़े ना हो, लेकिन हर तरफ बिकवाली के आंकड़े आज कम से कम आपको एक संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं, अगर स्टेबिलिटी लौटती है, बाजार में उछाल आती भी है, तो ऊपर के लेवल पर दबाव बना रहेगा, बाजार में ऊपर के लेवल पर सस्टेन करना मुश्किल होगा। ये साफ तौर पर संकेत एफआईज और डोमेस्टिक फंड्स के आंकड़ों से दिख रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल संकेत मिलते हुए, लेकिन आपने जैसे कहा कि ट्रेडर्स इतने चिंतित नहीं है जितने बड़े निवेशक हैं, तो उस लिहाज से ट्रेडिंग रणनीति फिर वायदे बाजार में क्या अपनाई जाएगी? क्या आपको लग रहा है फिर इस गिरावट में फिर से लॉन्ग पोजीशंस एक्टिव होंगी, या फिर शायद अब ट्रेडर्स इन लाइन आएंगे जो डोमेस्टिक और एफआईआईज कर रहे हैं? हाँ, तो बहुत मुश्किल है इस वक्त उनका रुझान पड़ना, क्योंकि विपरीत ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअली, और एफआईज भी वैसे ही कर रहे हैं हर रोज ट्रेडिंग रणनीति बदल जाती है। 8500 के ऊपर वो बेचेंगे, 8300 के आसपास खरीदेंगे। तो ऐसे में बेहतर क्या है? पहली बात तो ये कि आपको ओवरनाइट पोजीशन कम रखनी चाहिए, क्योंकि कल देखिए आप किस तरह से दिन के लो पॉइंट के आसपास बाजार बंद हुए, और इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर लोग ये मान कर गए कि आज फिर से आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। अब गैप डाउन ओपनिंग के संकेत तो दिख नहीं रहे, शायद हो सकता है स्टेबल खुले, हम ज्यादा संभावना ये जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है हम पॉजिटिव खुलते हुए देखिए कल के सेल ऑफ के बाद। तो ऐसे में बेहतर क्या है, आप इंट्राडे ट्रेड करें। लेकिन जो डेटा बता रहे हैं, पहला स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देख लीजिए, 1.5 करोड़ शेयर नए जुड़े, यहाँ पर शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। दूसरा डेटा है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर लगभग 1.25 लाख शेयर कम होते हुए दिखे, और यहाँ पर शॉर्ट्स थोड़े बने हैं, लेकिन शॉर्ट से ज्यादा ये कि लॉन्ग पोजीशन जो बनी हुई थी बैंक निफ्टी में, क्योंकि 18,500 के पार काफी लोग ये मान रहे थे कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट हो गया है, और जो भारी भरकम खरीदारी हुई थी वो पोजीशन कल के सेशन में काफी कम हुई। तो शॉर्ट के बजाय तेजी की पोजीशन कम करने वाले ट्रेडर्स का प्रेशर कल ज्यादा था। निफ्टी में मामूली शॉर्ट्स बने, लेकिन निफ्टी में भी ज्यादा पोजीशन तेजी की कम होती हुई नजर आई है, कुछ हद तक शॉर्ट्स भी कवर हुई है लोअर लेवल पर। एक अच्छी बात जो दिख रही कल के डेटा में वो है कि पुट कॉल रेशियो में थोड़ी सी कमी आई, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी, और हम लगातार यही बात कर रहे थे कि जब पुट कॉल रेशियो आपको 1.15 1.2 की रेंज में दिखे, आप सावधान हो जाइए, वहां पर खरीदारी का वक्त नहीं है। और ये नहीं पता होता कि आपको ट्रिगर क्या मिलेगा मंदी का, लेकिन आप देखिए परसों 1.14 पर पुट कॉल रेशियो बंद हुआ था, और वहीं से आपको एक अच्छा करेक्शन मिल गया। तो पुट कॉल रेशियो आपको कुछ संकेत देता है, और अगर आज फिर से बाजार मजबूत हो और पुट कॉल रेशियो 1.15 के आसपास या इसके ऊपर जाए, तो फिर खरीदारी मत कीजिए, फिर इंतजार कीजिए बाजार को करेक्शन देने का। तो ये आंकड़े, अब बाजार में डाउनसाइड रिस्क कितनी है ये बताना हर्षदा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक संकेत साफ दिख रहा है कि अपसाइड क्या है, और अपसाइड के लिहाज से दो आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। पहला आंकड़ा मैं बोलूंगा 8,500 का, और कल के सेशन में देखिए 8,500 के पुट में 9 लाख शेयर कम हुए हैं, और कॉल्स में लगभग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होता हुआ दिखा है 5 लाख शेयरों का। इसका मतलब साफ है कि 8,500 को लेवल को लेकर एक आम राय बन गई है। तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी मान रहे हैं कि 8,500 उसको छूना है, उसके पार जाना अब मुश्किल है। मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने मान लिया है कि अब ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल्स हैं, ट्रिगर हो चुके हैं, तो वहां पर पोजीशन जो कम होती दिखी पुट में, जो कॉल में बढ़ती हुई दिखी है, वो साफ तौर पर यह संकेत दे रही है। लेकिन उससे पहले 8,400 एक और अहम लेवल के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। आज के लिए मुझे लगता है वो आंकड़ा बेहद अहम होगा। वो इसलिए कि आप कल देखिए, कल के सेशन में 8,400 के कॉल पर 7 लाख शेयर नए जुड़े हैं। तो अगर बाजार को आज मजबूती दिखानी है और तेजी करनी है, तो 8,400 के पार निकलकर टिक पाना बेहद जरूरी होगा। तभी ये कॉल्स में जो कल शॉर्ट पोजीशन बनी है, ये शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, और तब बाजार को ऊपर ले जाएगी। तो ऊपर की रेंज बहुत साफ नजर आ रही है, 8,400 से 8,500 के बीच में बेहद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बाजार को, और वो पार करने के लिए बड़ी मुश्किल आती हुई दिखेगी। बड़े पॉजिटिव न्यूज फ्लो चाहिए, चाहे वो चाइना से मिले चाहे ग्रीस से मिले, अदरवाइज आपको पार करना मुश्किल होगा। डाउन साइड रिस्क कितनी हो सकती है, ये अभी थोड़ी खुली हुई है, बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शायद हो सकता है 8,300 के आसपास हम सपोर्ट लेने की कोशिश करें। लेकिन अपसाइड साफ तौर पर दिख रही है 8,400 से लेकर 8,500 की रेंज, जहां पर बाजार के लिए मुश्किल है। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, इस पर हमारे साथ दूसरे जानकार भी जुड़ेंगे। 9:30 पर हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य से, जानेंगे चीन के हालात का भारतीय इकोनॉमी पर और साथ ही साथ शेयर बाजार पर कितना असर पड़ेगा। इसके साथ ही 9:45 पर हमारे साथ होंगे डायमेंशन कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। समझेंगे कि बाजार में अब खरीदारी करनी चाहिए या फिर अब भी और गिरावट आएगी, तो कुछ और इंतजार करें।
और पेनल्टिमेट क्वेश्चन यही है कि आज शुरुआत कैसी रहेगी, क्योंकि एशियाई बाजारों से तो काफी वॉलेटिलिटी के संकेत मिल गए हैं। SGX निफ्टी भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, तो ओपनिंग ट्रेड बिकवाली का होगा या तेजी का? नहीं हर्षद, मुझे लगता है लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें ट्रेड करने के लिए। ये बाजार साफ तौर पर बता रहा है कि अगर समझिए आप पॉजिटिव शुरुआत करते हैं, और जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद बाजार बेहतर शुरुआत करते हुए दिखें, तो पहले बाजार को इस शुरुआत में 8,400 के पास जाने दे और देखें कि क्या 8,400 को क्रॉस करने की सिचुएशन में बाजार है। अगर लगे कि थक रहा है वहां पर, तो फिर वहां पर आपको या तो अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी है या फिर एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट बनाए। जैसे 8,400 को पार करके टिका बाजार, फिर 50-50 पॉइंट के दो आपको अपसाइड मिल सकते हैं, जो 8,450 और 8,500 तक के हो सकते हैं, और वहां पर आपके लिए फुल स्टॉप है। उसके पार जाने के लिए ग्रीस भी सुलझ जाए, चाइना भी सुलझ जाए, तो आप अब फिर से 8,500 के पार जाने की सोचिए। ये तो आपकी अपसाइड होगी। डाउन साइड रिस्क क्या हो सकती है बताना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीचे की रिस्क थोड़ी खुली हुई दिख रही है और कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल डेटा के लिहाज से इमीडिएटली आता नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है ज्यादा बेहतर ये हो कि टेक्निकल के बेसिस पर आप राय लें, बट जो कुछ भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है साफ तौर पर वो ये दिख रहा है 8,250 से 8,300 ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकती है बाजार के। तो आप अगर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 8,300 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, या फिर अगर आप शांत शुरुआत होने के बाद बाजार पहले 8,300 की तरफ जाते हुए दिखे तो वहां पर खरीदारी करें और फिर 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। तो मेरे ख्याल से लेवल्स का इंतजार करें और उसके बाद ट्रेड करें कि पहले बाजार का डायरेक्शन किस तरफ रहता है। अब भी बाजार में आपको अच्छा खासा उतार चढ़ाव हो सकता है, अगले दिन गैप से ऊपर या नीचे खुलने की संभावना हो सकती है। आज TCS के रिजल्ट्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है कि कल काफी हद तक TCS का रिजल्ट क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आने वाला है, तो वो भी असर डालेगा कल की ओपनिंग पे। तो बेहतर ये होगा या तो ट्रेड ना करें, करें तो कम करें, और कम करने के बाद भी ओवरनाइट पोजीशन कम रखें तो बेहतर, और फिर भी करना है तो ऑप्शंस के जरिए बाजार को ट्रेड करें बजाय सीधे सीधे फ्यूचर्स में लेने के। तो किसी भी तरफ बड़े मुंह आने की संभावना, तो 8,300 8,400 पहले इस रेंज पर नजर रखें, जिस तरफ बाहर निकलें एक डायरेक्शनल कॉल है। ओके, तो डायरेक्शनल कॉल यानी कि स्क्रीन पर आपकी नजर होनी चाहिए, और देखना भी ये पड़ेगा कि एशिया बाजारों में कितना और एक्शन बढ़ेगा। शांघाई 3% ऊपर था, एकदम फ्लैट हो चुका है, तो इट्स क्रेजी मार्केट, लेकिन नजरें उस पर बनी रहेगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज TCS के नतीजे आने वाले हैं शाम को, तो इस पर क्या अनुमान है ये आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे आज के टॉप 10 स्टॉक्स। और अब वक्त है उन टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में जानने का जहां पर खबरें हैं। पहले जानते हैं खबरें और उसके बाद लेकर आएंगे खबरों पर रिएक्शन। पूरी टीम है हमारे साथ, नियति, पूजा, सोनम और वरुण, बताने के लिए वो सारे शेयर जहां पर आज एक्शन होगा। शुरुआत नियति आप करें आज। एसआर ऑयल के साथ हम शुरुआत आज करेंगे। कल खबर आई कि रूस की जो स्टेट कंपनी है रोजनेफ्ट, जिसने एक 49% इक्विटी स्टेक वादनार रिफाइनरी में यहाँ पे खरीदा है। ये दोनों ही कंपनी एक लंबी अवधि के लिए करार कर रहे हैं, जिसके तहत रोजनेफ्ट जो है वो सप्लाई करेगी 100 मिलियन टन क्रूड ऑयल एसआर ऑयल को 10 साल की अवधि के लिए। टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा क्योंकि JLR यूएस में लगभग 65,000 SUVs को रिकॉल कर रहा है। दरवाजे में गड़बड़ी के कारण रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट के मॉडल्स को रिकॉल किया जा रहा है। वहीं इरोज इंटरनेशनल के काउंटर पे नजर रखें, क्योंकि खबरें है कि इरोज इंटरनेशनल PLC जो कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, वो इरोज नाउ जो कि इरोज इंटरनेशनल PLC का एक यूनिट है, उसमें करीब 10% हिस्सा बेचने की यहाँ योजना बना रही है। सिंगापुर बेस्ड फुलेटॉन फॉर मैनेजमेंट को, जो कि टेमासेक होल्डिंग का एक यूनिट है, उसे ये हिस्सेदारी बेची जाएगी, और इस डील की वैल्यूएशन करीब $800 मिलियन के आसपास आ रही है, यानी कि काफी अच्छा वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल सकता है। हालांकि अगले हफ्ते ये डील अनाउंस हो सकती है। इस डील के बाद भी इरोज नाउ का जो यूनिट है वो अनलिस्टेड ही रहेगा और पेरेंट कंपनी के पास ही रहेगा, और इसी के चलते इरोज इंटरनेशनल के काउंटर पे आज आपको नजर रखनी होगी। शैरन बायोमेडिसिन यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव खबर आई है, जहाँ पे US FDA ने कंपनी को वार्निंग लेटर जारी कर दिया है दवा की यूजर फी का पेमेंट नहीं करने की वजह से। यहाँ पे शैरन बायो के देहरादून यूनिट ने 3 साल की फैसिलिटी फीस का पेमेंट नहीं किया है। कंपनी को जल्द से जल्द ये पेमेंट करना होगा, वरना US FDA देहरादून यूनिट से प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे और एक्सट्रीम एक्शन में एक फैसिलिटी पर इम्पोर्ट अलर्ट भी लग सकता है। भूषण स्टील और तमाम बैंकिंग काउंटर्स भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर 30,000 करोड़ के लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कंपनी को जॉइंट टेंडर फोरम से मंजूरी मिल गई है। इस लोन का टेन्योर 25 साल कर दिया गया है। ये कंसोर्टियम PNB द्वारा लेड है, जिसमें कि SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक का भी एक्सपोजर है, और इस मैच्योरिटी की मदद से बैंकों को जो प्रोविजनिंग है उसमें कमी करने में मदद मिलेगी।
वही MRPL की कल एक बोर्ड बैठक थी और बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने MRPL और ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स के बीच के जो मर्जर है उसे अप्रूवल दे दिया है। दरअसल ये दोनों ही कंपनीज ONGC की सब्सिडरीज है और काफी सिनर्जेटिक बेनिफिट्स है इन दोनों को इस मर्जर से, और इसी के लिए अप्रूवल दिया गया है। इसी के चलते काउंटर आज आपके रडार पे होगा। हैदराबाद बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी KNR कंस्ट्रक्शन आपके रडार पे होना चाहिए। 255 करोड़ रुपए का इसको रोड कॉन्ट्रैक्ट मिला है मध्य प्रदेश सरकार से। 24 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट इनको पूरा करना होगा। लॉजिस्टिक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कंपनी के हल्दिया पोर्ट को 2 और प्लॉट्स अलॉट कर दिए हैं और इस लैंड को 30 साल के लीज के लिए अलॉट किया गया है। आज एक नई लिस्टिंग होने वाली है आज स्टॉक एक्सचेंजेस पे। मनपसंद बेवरेजेस यहाँ का IPO आज लिस्ट होगा। 320 का इसका इशू प्राइस है। बड़ी मुश्किल से इसका IPO यहाँ पे भरा था। 1.4 टाइम्स इसका IPO भरा था। आज इसकी लिस्टिंग है। 320 रुपीज प्रति शेयर पर इसकी इशू प्राइस पे लिस्टिंग है। और फाइनली मन इंडस्ट्रीज के काउंटर पर नजर रखेगा जहां पे आशीष कचोलिया ने कंपनी के लगभग 5 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 110 रुपए 75 पैसे प्रति शेयर पर। आपको बता दूं आशीष कचोलिया एक लॉन्ग टर्म निवेशक है और वैल्यू पिकिंग के लिए जाने जाते हैं। तो तमाम स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा TCS का शेयर भी आज आपके रेडार पर होना चाहिए क्योंकि आज शाम को नतीजे आएंगे। तो क्या है एक्सपेक्टेड TCS के परफॉर्मेंस से, उस पर एक चेक लेंगे हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा के साथ, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार रजत बोस, देवांग मेहता और नितिन मुरारका इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की जहां पर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन सबकी नजरें होने वाली है आज TCS पर। IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी आशीष हमारे साथ है। आशीष, क्या एक्सपेक्ट करें TCS के मैनेजमेंट से और परफॉर्मेंस कैसा रहेगा Q1 से? बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है, ना सिर्फ IT स्पेस की दिग्गज कंपनी बल्कि इंडिया इंक में सबसे बड़ी कंपनी आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। और इंपॉर्टेंट नंबर्स इसीलिए हैं क्योंकि कई सारी IT कंपनीज ने ऑफ लेट, आपको याद होगा, मिड कैप लार्ज कैप स्पेस से कंसर्न्स जताए हैं Q1 की अर्निंग्स को लेकर, प्रॉफिट वार्निंग्स जारी करी थी। तो उस बैकड्रॉप पे और साथ साथ TCS के लिए खुद के लिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछले लगातार 3 लास्ट क्वार्टर से TCS के नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे, कमजोर परफॉर्मेंस रही है, तो उस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट Q1 ध्यान रखें, हिस्टोरिकली सबसे स्ट्रांग क्वार्टर होता है IT कंपनीज के लिए। इस बार भी स्ट्रांग होगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ होगी इस बार एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी सी म्यूटेड होगी। लेकिन TCS हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकती है। डॉलर आय में ग्रोथ 4% से ज्यादा, 4.25% तिमाही दर तिमाही शायद कंपनी डिलीवर करे। रुपए में आए 6-6.5% के आसपास का उछाल देखने को मिलेगा। पिछले कुछ क्वार्टर्स से आपको याद होगा क्रॉस करेंसी यानी कि डॉलर का जिस तरह की चाल रही है बाकी इंपॉर्टेंट ग्लोबली करेंसीज के मुकाबले, उसका इंपैक्ट IT कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे था। इस बार भी इंपैक्ट रहेगा लेकिन उतना प्रोफाउंड नहीं, यानी कि पिछली बार जितना दबाव था इस बार शायद उतना दबाव देखने को ना मिले, तो वो एक पॉजिटिव बात है IT कंपनीज के लिए। लेकिन मार्जिन फिर भी प्रेशर में रहेंगे, ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.5% मार्जिन में कमजोरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि कर्मचारियों का ऑन साइट ऑफशोर कर्मचारियों के वेतन बढ़ाए थे, तो उस पूरे क्वार्टर का इंपैक्ट इस बार आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ Q1 में हिस्टोरिकली हमेशा वीजा कॉस्ट जो होते हैं साल भर के, उसको अकाउंट किया जाता है, तो इसके चलते मार्जिन प्रेशर में रहेंगे और इसीलिए मुनाफा भी 7-7.5% तिमाही दर तिमाही कमजोर होगा। जहां तक कमेंट्री की बात है, हम एक्सपेक्ट करें कि FY16 में जो उन्होंने कहा था इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ कर पाएंगे, उसी स्टैंड को शायद TCS रिआइटरेट करे। लेकिन एनालिस्ट फ्रेटर्निटी बहुत कीनली वॉच करेगी किस तरह से डिजिटल स्पेस TCS के लिए इवॉल्व हो रहा है, तो सबकी पैनी नजर वहां पे रहने वाली है। तो देखना होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री और बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए। लेकिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए मार्केट में और इन तमाम स्टॉक्स पर, स्पेशली TCS पर, उस पर एक चेक लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे जानकार रजत बोस जो टेक्निकल चेक देंगे, साथ ही देवांग मेहता से जानेंगे फंडामेंटल तस्वीर इस मार्केट की क्या दिख रही है, और नितिन मुरारका बताएंगे कि वायदे बाजार की पोजीशंस क्या है। सबसे पहले नितिन बताइए, वायदे बाजार के ट्रेडर्स क्या रुझान लेकर चलेंगे? कल हमने देखा है काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव आया है एशियाई बाजारों में, जो कोहराम मचा है, चाइना ने जो पूरे ग्लोबल मार्केट्स को डराया। क्या आज कुछ पुल बैक के साइंस दिख रहे हैं आपको? क्या तेजी का मूव आएगा या फिर आपको लग रहा है कॉशियस रहेंगे, हर अप मूव पर बिकवाली लोग करेंगे? देखिए हर्षदा, कोई भी डेटा ऐसा पॉजिटिव नहीं है। अगर बाउंस बैक आता है तो उस बाउंस बैक में बिकवाली करना चाहिए। अगर हम लोग डेटा में आए तो सबसे पहले जो कल के FIs का डेटा है उसमें 271 करोड़ की जो सेल फिगर है, अगर अब उसको देखेंगे तो 4 लाख निफ्टी बेची गई है। अगर उसमें अंदर में जाए तो कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग है और कुछ फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी बनाई गई है, तो नेट 4 लाख निफ्टी बेची गई है।
अगर आप कॉल एंड पुट में देखते हैं तो जो 1060 करोड़ के आसपास की फिगर है उसमें 6 लाख कॉल ऑप्शन बेची गई है, मगर पुट ऑप्शन में काफी बाइंग हुई है, करीब 19 लाख पुट ऑप्शन में बाइंग हुई है। तो पुट्स में काफी बाई कल की गई है एफआईज की तरफ से। अगर आप लास्ट 3 दिनों का डेटा देखें मंडे टू वेडनेसडे, तो इसमें एफआईज का जो नेट फिगर है निफ्टी फ्यूचर्स में वो करीब 168 करोड़ के आसपास की बिकवाली यानी करीब 2.5 लाख निफ्टी बेची गई है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं है, बट अगर आप ऑप्शंस में आएंगे तो ऑप्शंस में करीब 10 लाख कॉल बेची गई है और 3 दिनों में करीब 36 लाख पुट ली गई है। तो यहाँ पुटों में काफी ज्यादा बाइंग हुई है और पुट्स में जो बाइंग हुई है वो 85 और 86 की पुट्स में लास्ट 3-4 दिनों में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा गया है। तो मुझे लग रहा है कि 85 और 86 की पुट्स में स्ट्रॉन्गर हैंड्स की तरफ से बाइंग हुई है। दूसरा, अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा में आते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा में हम 3 दिन से रेगुलर देख रहे हैं कि बिकवाली हो रही है और कल के दिन में सारे स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे थे, बट एफआईएस का अगर आप देखेंगे तो कल भी 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन इंटरेस्ट स्टॉक फ्यूचर्स में ऐड हुए हैं और उनकी तरफ से 900 करोड़ के आसपास की बिकवाली की फिगर है, यानी कि 3 दिनों से वो स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली कर रहे हैं, यानी शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही है। तो फंड ऑफ फ्लो नेगेटिव है। अब हम लोग ऑप्शंस के डेटा में आते हैं तो परसों मंडे के दिन नेक्स्ट मंथ की जो पुट ऑप्शन है 8200 की पुट ऑप्शन है उसमें करीब 23 लाख पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, वो काफी अनकॉमन था। उसके बाद हमने कल एक सेल ऑफ देखा। अभी तक हम लोग वो पुट्स में अनवाइंडिंग नहीं देख रहे हैं, यानी जो पुट की पोजीशन बनाई गई थी वो कट नहीं रही है। इनफैक्ट अभी भी जो पुट राइटर्स हैं, जैसे कल 85 की पुट काटी गई, 86 की पुट ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, कॉल्स में हम लोग दोबारा से राइटिंग देख रहे हैं। तो नेट समरी निकल के ये आ रही है कि ऊपर जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो 8420 8440 के रेंज में है, क्योंकि इस पूरे एक्सपायरी में सबसे ज्यादा पोजीशन अभी उसी लेवल पे कंसंट्रेटेड है। तो अगर मार्केट में कोई बाउंस बैक आए और आपको निफ्टी 8400 के आसपास की मिलती है तो मुझे लगता है कि 8450 का काफी अच्छा स्टॉप लॉस मिल रहा है, वो रख करके शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए और पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 8250 की तरफ मूव कर सकती है। ओके, 8250 होगा नया लेवल जहां तक निफ्टी नीचे फिसल सकता है, ये मानना है नितिन का। लेकिन नितिन, आपने 2 दिन पहले जो पुट खरीदने की राय दी थी उस पर आपके टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अगर पोजीशन है तो उसे होल्ड करना चाहिए अब भी? लेकिन जी कल जो पुट मैंने दी थी वो एक 8500 की 109 रुपए में दी थी। कल 225 का हाई लगा, काफी अच्छे प्राइस मिले, बट अगर आज के दिन में अगर आप प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या फिर नई पोजीशन बनानी है तो बाउंस बैक में मुझे लगता है दोबारा से 8400 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए। आज की कल की क्लोजिंग 150 के आसपास है। अगर निफ्टी 30-40 पॉइंट बाउंस देता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट नीचे से रिकवर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको 8400 की पुट 125 रुपए के आसपास मिल जाए और 125 में अगर मिलती है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस निकलेगा और 8400 के पुट का टारगेट वापस से करीब 220-225 रुपए तक हो सकता है। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर इस वक्त निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए बाजार की इस वक्त की हेडलाइंस और साथ ही वो बड़े सवाल जिन पर होनी चाहिए आपकी नजर। इस तरह से ब्रेक के बाद और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस की चिंता और चीन में भारी बिकवाली के बाद अमेरिकी बाजारों में दबाव। डाउ जोन्स और S&P में 1.5% से ज्यादा की गिरावट। तकनीकी खराबी से NYSE में ट्रेडिंग तकरीबन 4 घंटे रुकी। एशियाई बाजारों में भारी उतार चढ़ाव। हांगकांग के बाजार 3% ऊपर, लेकिन जापान, कोरिया, ताइवान के बाजार दबाव में। SGX निफ्टी सुस्ती के साथ करता हुआ कारोबार। 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा कच्चा तेल। नाइमेक्स क्रूड $52 के नीचे, ब्रेंट पर भाव $57 पर, लेकिन सोने में रिकवरी। कॉमेक्स पर भाव $1157 के पार। और आज आएंगे देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS के नतीजे। आय 4.2% बढ़ने का अनुमान, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी और वीजा के खर्चों के चलते मार्जिन और मुनाफे पर दिख सकता है दबाव। ऑयल और गैस सेक्टर में बड़ा निवेश। दूध की कंपनी रोजनेफ्ट एसआर ऑयल की वादीनार रिफाइनरी में खरीदेगी 49% हिस्सेदारी। सरकार लाएगी 40,000 करोड़ रुपए के टैक्स फ्री बॉन्ड्स। NHAI, IRFC, PFC, REC और NTPC के बॉन्ड्स के लिए नोटिफिकेशन जारी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 40% का हिस्सा रिजर्व।
और आईटी दिग्गज अजीम प्रेमजी ने विप्रो में अपनी हिस्सेदारी आधी हिस्सेदारी दान की। 39% हिस्सा बेचकर कुल मिलाकर 53,000 करोड़ रुपए का दान किया। और बाजार के लिए वो 5 बड़े सवाल जिन पर होनी चाहिए आप सबकी नजर, खास तौर से कल की तेज बिकवाली के बाद। हर्षदा हमारे साथ ये सारे सवाल लेकर, बताइए हर्षदा। शुक्रिया अनिल। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट से ही क्यों लिया जाएगा, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन ट्रेडर्स अब भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना और क्या रुलाने वाला है इन ग्लोबल मार्केट्स को, तो वो एक एक्शनेबल ट्रेड रहेगा जिस पर सभी की नजरें हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों की चाल देखें तो कल हमने देखा भारी बिकवाली आए, तो बड़ा सवाल यही उभर कर आ रहा है कि क्या निफ्टी इस सेल ऑफ में 8300 पर सपोर्ट लेगा या फिर उससे नीचे भी फिसल सकता है। दूसरी तरफ अगर मार्केट्स में कुछ रिकवरी आने वाली है तो क्या 8400 के पार निकलने की पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। तो ये लेवल्स के लिहाज से ये 100 पॉइंट की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे, खासतौर से एसआर ऑयल जो पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा भाग चुका है। रशियन कंपनी ने इसकी रिफाइनरी में हिस्सेदारी खरीदी है, तो आज स्टॉक में क्या ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली आएगी वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ टीसीएस ने साफ संकेत दिए हैं कि मार्जिन और मुनाफे में दिखेगा दबाव, तो नतीजों से पहले आज क्या हो रणनीति, ये एक और सवाल ट्रेडर्स के लिए। बिल्कुल, और इन सारे सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद रजत बोस, देवांग मेहता, नितिन मुरारका हमारे साथ है, आप भी बने रहिए। एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, रजत बोस, देवांग मेहता और नितिन मुरारका। रजत, निफ्टी पर एक क्विक चेक ले लिया जाए आपसे, सपोर्ट का है और अगर आज रिकवरी होती है तो कितना ऊपर जा सकते हैं? लगता है रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन देवांग हमारे स्टूडियो में ही है, आसानी से आवाज पहुंचेगी। देवांग ये बताएं कि टीसीएस के नतीजे आज शाम को आने वाले हैं, क्या उम्मीद की जाए और नतीजे के पहले टीसीएस में क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे लग रहा है कि टीसीएस ये टाइम थोड़ा सा ट्रेंड डिफाई कर सकता है और मुझे लग रहा है ये एक डिफिकल्ट कॉल है कि कैसा आएगा रिजल्ट, बट जिस तरह से लास्ट 1-2 क्वार्टर बहुत टफ रहे थे और पूरा आईटी पैक का ओवरऑल हमने देखा कि प्रॉफिट वार्निंग्स भी देनी शुरू कर दी है कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन सब ने ऑलरेडी प्रॉफिट वार्निंग्स दी है। बट आई थिंक ट्रेडिशनली Q1 और Q2 जो होता है टीसीएस का, वहां पे एक डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ 4-5% नॉर्मली देखने मिलता है। थोड़ा सा प्रेशर मार्जिन पे रहता है क्योंकि वेज हाइक वगैरह हुई होती है, तो हमें लग रहा है कि ओवरऑल स्ट्रीट ने डिस्काउंट कर दिया है कि बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे नहीं रहेंगे, थोड़े सो नतीजे रहेंगे, तो शायद मुझे लग रहा है स्ट्रीट को ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करे और एटलीस्ट जो एस्टिमेट्स है एनालिस्ट के उस हिसाब से रिजल्ट्स आए। तो आई थिंक यहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की, क्योंकि आईटी पैक ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1-2 क्वार्टर और टफ हो सकते हैं, लेकिन वन स्टॉक विच वन नीड्स टू ओन इन द पोर्टफोलियो इज टीसीएस। तो यहां पे अगर आपको करेक्शन भी मिलता है तो भी बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर स्टॉक में कुछ गिरावट आए भी तो खरीदारी करें, ये फिलहाल सलाह मेरे ख्याल में। रजत बोस हमारे साथ अब फिर से जुड़ गए। रजत, निफ्टी पर आपकी क्या राय है आज? देखिए, मैं आज निफ्टी में रिकवरी एक्सपेक्ट करता हूं। उसके लिए निफ्टी जो है उसको 8367 मतलब 8367 के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। ये आज के लिए एक क्रिटिकल लेवल रहेगा, इसके नीचे वीकनेस दिखाएगा, इसके ऊपर रहे तो रिकवरी अटेम्प्ट होगा। और इस रिकवरी अटेम्प्ट में आज के दिन 8401 से लेकर 8407 ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके ऊपर रहने से 8420 का जो स्तर है वो पार करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगा और उसके ऊपर चलने से कुछ रिकवरी, अच्छी रिकवरी देखने की उम्मीद करना चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ कि फिर से कोई बिकवाली आया और उसमें 8367 का लेवल टूट जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आज के दिन 8327 से लेकर 8310 के बीच में है। ये सपोर्ट जोन जब तक नहीं टूटता है तब तक कोई खास खतरा नया रूप लेके पैदा नहीं होगा। और लेकिन 8310 का स्तर तोड़ने से फिर 8280 से 8250 का जो मेजर सपोर्ट, कल का 8350 टेस्ट होने के बाद में ये नया मेजर सपोर्ट बना है, इसी के ओर चलेगा। बट माय फीलिंग इज दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी अ रिकवरी इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन। हर्षदा, ओके, तो रिकवरी की उम्मीद आज के सेशन में की जा सकती है, ये मानना है रजत का। लेकिन स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा वहां फोकस किया जाए। टीसीएस की हमने बात की, लेकिन नितिन, क्या
वायदा कारोबार में टीसीएस में कोई ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करने का मौका दिख रहा है आपको? किस तरह की पोजीशंस रिजल्ट के पहले बन रही हैं? ऐसा कोई एक रणनीति दे सकते हैं आप? देखिए जी, टीसीएस की अगर आप पोजीशन देखेंगे तो एक्सपायरी से अभी तक सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है 2700 की कॉल ऑप्शन पे, और जो प्राइस एक्सपायरी से अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर कॉल ऑप्शंस के गिर रहे हैं, और जो ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज भी हुए हैं लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में, वो कॉल्स में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है, पुट्स में कम है। कल के दिन में भी मार्केट में जो गिरावट हुई उसमें हम लोग वॉल्यूम्स देख रहे थे, तो वॉल्यूम्स जो एट द मनी पुट है यानी 2550 की पुट में वॉल्यूम ज्यादा हो रहे थे कंपेयर टू 2650 की कॉल में। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में कॉल राइटिंग हो रही है और पुट में राइटिंग नहीं हो रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में थोड़ी वीकनेस आनी चाहिए, यानी ओवरऑल बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटर्स काफी एक्टिव हैं और वो कंफर्टेबल हैं, पोजीशंस भी नहीं काट रहे हैं बिफोर रिजल्ट्स, और पुटों में राइटिंग नहीं हो रही है, पोजीशंस नहीं बन रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है ऑप्शंस के थ्रू, तो 2550 रुपए की जो पुट ऑप्शन है वो करीब 67 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग है, वो उसमें आपको करीब 35 रुपए का स्टॉप लॉस रख करके वो बाइंग करनी चाहिए। पॉसिबल है कि 110 रुपए का टारगेट आपको पुट ऑप्शन में मिल सकता है, और स्टॉक का जो प्राइस है वो मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है 2500 या 2490 की तरफ आना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल राय रहेगी टीसीएस के ट्रेड के लिए आज। लेकिन एक और स्टॉक जो आज रेडार पर रहने वाला है वो है एसआर ऑयल। सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते में क्या एक्शन देखने को मिला। याद होगा आपको, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कल के सत्र में करीब 4% भागा, और इनफैक्ट पिछले 7 दिनों का चार्ट भी आपके लिए हाजिर करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कितना एक्शन रहा है इस काउंटर में। 35% की बढ़त दिखी है इस काउंटर में। खबरें थी कि एक बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी, और यहां पर जो डेवलपमेंट्स आई हैं कि रशियन कंपनी रॉसनेफ्ट इनकी एक रिफाइनरी में 95% हिस्सेदारी अब खरीदने वाली है, और इस डील की जो वैल्यूएशंस है उसके चलते ये जो एसआर ऑयल को वैल्यू किया जा रहा है वो करीब $6 बिलियन पर किया जा रहा है, एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर। अनिल, पिछले 7 दिनों में जो एक्शन रहा वो इस उम्मीद में ही था कि ऐसी अगर डील होगी तो कंपनी के लिए एक ओपन ऑफर ट्रिगर होगा। कंसिडरिंग सिर्फ एक रिफाइनरी में हिस्सेदारी ली है, उसका क्या हुआ? ओपन ऑफर के कितने चांसेस है? ए, बी, कंपनी ने सेबी को आवेदन भी दिया था कि वो डीलिस्ट होना चाहते हैं, सेबी ने उस पर एक क्लियर कट नो कहा था। क्या अब एक्शन रहेगा इस डील के बाद? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं हर्षदा। पहली बात तो ये कि रोजनेफ्ट अगर हिस्सेदारी एसआर ऑयल में की एक रिफाइनरी में खरीदती तो बहुत ज्यादा कोई निवेशकों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब इक्विटी दी जाए और एक पर्टिकुलर प्राइस पर दी जाए। वो क्लैरिटी अभी तक नहीं है। क्लैरिटी ये है कि 49% हिस्सेदारी वाडीनार रिफाइनरी में खरीदी जा रही है। अब ये अलग बात है कि 95% रेवेन्यू और प्रॉफिट जो एसआर ऑयल का है वो इसी रिफाइनरी से है। तो कमोबेश आप ये मान सकते हैं प्रैक्टिकली कि पूरी के पूरे एसआर ऑयल में एक तरह से रोजनेफ्ट हिस्सेदारी खरीदने के मूड में है आधा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बिजनेस में हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसे ओपन ऑफर के तौर पर लाया जाए। वो तब हो सकता है जब सेबी ये माने कि आप एक साइजेबल स्टेक अपनी पूरी कंपनी में बेच रहे हैं और उस लिहाज से सेबी कहे तो शायद ये एक मामला बनता है। तो उस लिहाज से अगर ओपन ऑफर नहीं आता है तो फिर तेजी किस बात की? इस वक्त स्टॉक में तेजी 2 रीजन से बन रही है। एक तो ये कि रोजनेफ्ट यहां पर हिस्सेदारी खरीद सकता है और उसके बाद ओपन ऑफर आ सकता है, और दूसरा डीलिस्टिंग प्लान्स को लेकर। तो इस हफ्ते जो खबरें आई थी कि एनएसई ने इनके डीलिस्टिंग प्लान को मंजूरी दी है, बीएसई से मंजूरी मिलना बाकी है, सेबी से मिलना बाकी है। उसके दम पर स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखा था। लेकिन जाहिर सी बात है कि डीलिस्टिंग की सारी मंजूरियां अब भी मिलना बाकी है, और डीलिस्टिंग की जो उन्होंने फ्लोर प्राइस तय की थी वो 108 रुपए, वो अब उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टॉक उससे काफी ऊपर आ चुका है। तो ये स्टॉक में जो तेजी बन रही है वो इस वजह से नहीं बनी कि डीलिस्टिंग प्लान को लेकर एनएसई ने मंजूरी दी है। ये तेजी शायद इस वजह से बनी थी कि रोजनेफ्ट यहां पर हिस्सेदारी ले रहा है। लेकिन अब दिक्कत की बात यह कि एसआर ऑयल और एसआर के प्रोमोटर्स को देखते हुए, जो इनका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, इतिहास है, उसे देखते हुए आप ये मानेंगे कि अगर कोई भी वैल्यूएशन दे, यहां से 50% ऊपर के वैल्यूएशन पर भी अगर ये डील हो और ये पैसा अगर सिर्फ कंपनी में जाए, किसी तरह का ओपन ऑफर ना आए, किसी तरह से शेयर होल्डर्स को एग्जिट करने का मौका एक पर्टिकुलर प्राइस पर ना मिले, तो फिर स्टॉक में तेजी बनने का कोई रीजन नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को अब तक इस स्टॉक ने कोई खास रिवॉर्ड किया नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उस लिहाज से फिर इस खबर के दम पर आज आप कूदकर शेयर खरीदें, ये राय तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये शेयर तेजी तभी दिखा सकता है जब ये क्लैरिटी आ जाए कि ओपन ऑफर आएगा, या फिर ये क्लैरिटी आ जाए कि डीलिस्टिंग होगी और इस पर्टिकुलर प्राइस पर होगी। तब तक मेरा ये मानना है, भले हो सकता है इसे पॉजिटिव खबर मानकर कि बड़े वैल्यूएशन मिल रहे हैं, लेकिन जब तक पैसा सिर्फ कंपनी में रहने वाला है और अब कंपनी के प्रोमोटर्स वो किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक्सपांशन में करें, चाहे कर्ज खत्म करने में करें, वो उनका राइट है या उनके हाथ में।
कब तक शेयर होल्डर्स पैसा बना पाएंगे इस स्टॉक में, मेरा मानना मुश्किल है। तो जिस तरह का रनअप स्टॉक में 80 रुपए से 200 रुपए के आसपास तक का हो चुका है, बेहतर है अगर आपके पास शेयर पड़े, आज निकलने का मौका है, थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर इंतजार करें इस डील की क्लैरिटी के बारे में। हम कोशिश भी कर रहे हैं मैनेजमेंट से बात करने की, या फिर इंतजार करें रेगुलेटर्स, एक्सचेंजेस क्या डील लिस्टिंग को हरी झंडी दिखाते हैं और क्या डील लिस्टिंग की प्राइस 108 के ऊपर बन पाती है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं कहूंगा बिल्कुल खरीदारी का मौका नहीं, ये एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप शेयर बेचकर निकल जाएं। ओके, कंसिडरिंग पिछले 7 दिनों में स्टॉक ने 35% के रिटर्न दिए तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एग्जिट करने की। लेंगे एक छोटा ब्रेक, कुछ और स्टॉक्स ऐसे ही रेडार पर रहेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, रजत बोस, देवांग मेहता और नितिन मुरार का। कुछ और स्टॉक्स पर फोकस किया जाए जहां पर एक्शन रहने वाला है। एलएनटी एक और स्टॉक है जहां पर राय लेना चाहता हूं आपसे। देवांग, काफी अच्छा एक्शन स्टॉक में होता हुआ दिखा है। आज क्रेडिट स्विस की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है, 1900 रुपए से टारगेट बढ़ाकर 2175 किया गया है। क्या लगता है आपको, क्या खरीदारी का मौका है या फिर रिसेंट रनअप के बाद इंतजार किया जाए करेक्शन का? नहीं, बिल्कुल नहीं अनिल जी, इसमें खरीदारी करनी चाहिए और हर लेवल पे करनी चाहिए मुझे लग रहा है। अगर यहाँ से बढ़े तो भी मैं इसमें सलाह दूंगा, क्योंकि ये एक ही स्टॉक ऐसा है जो पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स का सेक्टर में जो रिकवरी होगी या इंडिया में कैपेक्स आएगा, गवर्नमेंट कैपेक्स आए या प्राइवेट कैपेक्स आए, तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और जिस तरह के बिजनेसेस और स्ट्रीम्स में ये ऑपरेट करता है, आई थिंक एक यूनिक स्टोरी बन सकती है। और जिस तरह से धीरे धीरे अब डीमर्जर की बातें भी आनी शुरू हो गई, या एलएनटी इन्फोटेक का आईपीओ भी आएगा कुछ समय में, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेज। और खास करके आपने देखा होगा तो ये जब मंदी हो रही है तब भी उस समय पे भी ये स्टॉक एक बंडल ऑफ स्ट्रेंथ बन के रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बाइंग दिख रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग करते रहना चाहिए, एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए। तो अच्छा एक्शन आने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और काउंटर जो रेडार पर रहेगा वो टाटा मोटर्स। मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, वायदे बाजार में किस तरह की पोजीशन देखी गई है इस स्टॉक में रिसेंट पास्ट, कंस्ट्रिंग एक और रिकॉल, और ये यूएस में यहाँ पर लैंड रोवर की कुछ गाड़ियों का रिकॉल किया गया है और उसका असर डेफिनेटली रहेगा। कल स्टॉक याद है आपको 6% टूटा था, आज क्या एक अग्रेसिव शॉट लेना ठीक है? देखिए दादा, जो पोजीशन बनी है वो शॉर्ट पोजीशन ही है। कल ओपन इंटरेस्ट इसमें 3% इंक्रीज हुए, बट कैश में वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो परसों के कंपैरिजन में 175% इंक्रीज हुए हैं। और एफएनओ में भी वॉल्यूम्स उसी तरीके से 180% वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। तो यानी कल वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी भी बेची गई है और ओपन इंटरेस्ट में एडिशन का मतलब शॉर्ट पोजीशन बनी है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बाउंस मिलता है उस समय शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में कल 6% की गिरावट आई और स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 405 रुपए के आसपास है। तो अगर इसमें कोई भी बाउंस आपको 410 के आसपास आता है तो स्टॉप लॉस काफी अच्छा हमें मिल रहा है 418 417 की रेंज में, वहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो बेटर होगा। नीचे का जो टारगेट मुझे लगता है कि स्टॉक 390 से लेकर 385 की रेंज में स्टॉक आना चाहिए, बट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर होगी। 385 ये लेवल है। लेकिन देवांग, क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक अब ऑटो स्पेस में सबसे कम प्रेफरेंस वाला होना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तरफ चीन को लेकर दिक्कतें हैं, बड़ा मार्केट है इनके लिए, स्लो डाउन साफ तौर पर दिख रहा है, प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। अब नॉर्थ अमेरिका जहां से अच्छी ग्रोथ आ रही थी वहां पर 65,000 70,000 गाड़ियों का रिकॉल छोटी बात नहीं है, बड़ा रिकॉल है। फिर कैसे करेंगे? फिर क्या टाटा मोटर्स के बजाय बेहतर है कि फिर दूसरे स्टॉक्स में रहें फोर व्हीलर स्पेस में? अनिल जी, इसमें दो जवाब हो सकते हैं। एक तो वैल्यूएशन टाटा मोटर्स का कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, जैसे आपने ठीक कहा, चाइनीज प्रॉब्लम्स के कारण लास्ट 2 दिन में हमने देखा। दूसरा, जिस तरह से अमेरिकन मार्केट में रिकॉल हुआ है, और तीसरा आप यूरोपियन नेशंस में देखें जहां इसका एक्सपोजर है वहां पे भी तकलीफ है। बेटर स्टॉक अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पूछे तो नेचुरली मारुति है, क्योंकि मारुति में हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह की उसकी कार की बिक्री बहुत रोबस्ट हो रही है, तो आई थिंक मारुति शॉर्ट टर्म में प्रेफरेंस दूंगा। बट ये जो प्रॉब्लम्स परसिस्ट हो रहे हैं काफी कंट्रीज में, ये ऐसे नहीं है कि सॉल्व नहीं होंगे। तो अगर किसी का 1 डेढ़ 2 साल का नजरिया हो तो यहाँ पे फिर से एक टाटा मोटर्स एक वैल्यू बाय बन रहा है। तो अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी को खरीदना हो तो ना खरीदे, लेकिन किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया हो तो आपको ये स्टॉक में मौके मिलेंगे और यहाँ से कम 15% 20% का प्रॉफिट भी आपको 1 डेढ़ साल में हो सकता है लार्ज कैप स्टॉक में।
ओके, ये लॉन्ग टर्म का प्लेयर रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें दबाव की पूरी संभावना है। और जैसे यहाँ पर नितिन भी कह रहे थे कि आज की शॉर्ट की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा टाटा मोटर्स में। लेंगे एक ब्रेक, आगे नजरें रहेंगी प्री ओपन सेशन की शुरुआत कैसी रहती है और साथ ही देखेंगे कि करेंसी मार्केट का क्या एक्शन रहता है। बने रहिए CNBC आवाज पर, आगे आपके लेकर आएंगे पहला सौदा।